और आज पहली खबर में हम बात करेंगे बैटरी से चलने वाले ई रिक्शों की, जिन पर हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। आदेश के बाद हजारों ई रिक्शा चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। हालांकि पर्यावरण के लिहाज से माकूल इन ई रिक्शों के लिए केंद्र सरकार कुछ रियायतों का ऐलान कर चुकी थी, मगर इनसे जुड़े हाल के हादसों से ये सवाल खड़ा हुआ कि लाखों की संख्या में इन ई रिक्शा का बिना पॉलिसी और गाइडलाइंस के चलाना कितना जायज है। और यही है हमारी आज की पहली खबर। 30 साल के सचिन कुछ दिन पहले तक बेरोजगार थे। हाल में अपने रिश्तेदारों से कर्ज लेकर इन्होंने ई रिक्शा खरीदा। इस रिक्शे ने 6 लोगों के परिवार को रोजी रोटी का सहारा दिया। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश आया तो इनके सामने एक बार फिर रोजगार का संकट खड़ा हो गया। ब्याज पे पैसा लेके रिक्शा लिया, अब उसको ब्याज कैसे उतारें। एक मैं हूँ तो मेरे पीछे 6 जने हैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे 2 बच्चे, मेरी वाइफ। अब उनका निर्वाह कैसे करूँ, आप बताइए। ये कहानी सिर्फ सचिन की नहीं बल्कि हजारों लोगों की है जो ई रिक्शा चलाकर अपना परिवार पालते हैं। रोजी कमाने की मुश्किल, ऊपर से रिक्शे का कर्ज, इस दोहरी मार के खिलाफ ये लोग अब कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। मगर इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। ई रिक्शा खरीदने और चलाने के लिए अभी कोई नीति नहीं है। इसके लिए किसी लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। इस वजह से कुछ ही दिनों में ये बेलगाम हो गए और इनसे हादसे भी बढ़ने लगे। ऐसे में जब पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू की तो सरकार को दखल देना पड़ा। जून में ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने 650 वॉट बैटरी वाले ई रिक्शा को कई सहूलियतें देने का ऐलान किया। आपको किसी रजिस्ट्रेशन के लिए किसी राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं। सरकार जब तक इसे कानूनी जामा पहना पाती तब तक हाईकोर्ट का आदेश आ गया। हकीकत यह भी है कि सरकार ने रियायत देने के लिए जो शर्तें रखी, ज्यादातर ई रिक्शा चालकों ने उन पर पूरी तरह अमल नहीं किया। ज्यादातर रिक्शों में आज भी ज्यादा वॉट की बैटरी इस्तेमाल होती है। सवारी मंजूरी से ज्यादा बैठाई जा रही है। दिक्कत इसके डिजाइन और पार्ट को लेकर भी है। सबसे बड़ी बात, इनका कोई बीमा भी नहीं होता, जिससे हादसे की सूरत में कोई मुआवजा नहीं दिया जा सकता। हम लोगों ने कई बार गुजारिश की है सरकार से कि इसके लिए एक डिज़ाइन, एक मॉडल, एक साइज ये दे दिया जाए, जिससे कि बनाने वाला इसको उस साइज का ही बनाए, कोई भी साइज ना आ जाए। अब इसके कारोबारी पहलू पर गौर कीजिए। दिल्ली एनसीआर में अब तक 900 करोड़ के ई रिक्शा बिक चुके हैं। इसमें 25% की बिक्री तो सड़क परिवहन मंत्री की घोषणा के बाद हुई। दिल्ली के साथ गाजियाबाद, नोएडा और गुड़गांव में कुल 2 लाख से ज्यादा ई रिक्शे सड़कों पर हैं। ऐसे में राजनीतिक दल भी अपने नफे नुकसान के हिसाब से इस पर बयान दे रहे हैं। जब तक पूरी एक नई नीति लागू नहीं हो जाती, वो दिल्ली पुलिस का जो सेक्शन 28 है, तब तक उसके तहत उसको रेगुलेट करें और लोगों को सर्टेन डूज एंड डोंट्स जिनको करने की ज़रूरत है, लोगों की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ ना हो और लोगों की रोजी रोटी से भी कोई खिलवाड़ ना हो। स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कम्यूटर की सिक्योरिटी के साथ, सेफ्टी के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उसकी सेफ्टी के मद्देनजर सरकार को गाइडलाइंस बनानी चाहिए, लेकिन इन गरीब लोगों का रोजगार किसी भी कीमत पे नहीं छीनना चाहिए। हाल में ई रिक्शों की धड़ाधड़ बिक्री के पीछे जानकार कुछ और वजह भी मानते हैं। इनके रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के नियम तय होने के बाद मौजूदा सभी रिक्शे खुद ब खुद उनके दायरे में आ जाएंगे। आशंका है कि कुछ लोग अभी ज्यादा ई रिक्शे खरीद कर बाद में उन्हें लाइसेंस समेत मुनाफे पर बेचने की फिराक में हैं। विपिन चौहान के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। तो अदालत ने 14 अगस्त तक ई रिक्शा के चलाने पर पाबंदी लगाई है और सरकार को अब आगे का रास्ता तलाशना है। दिल्ली में आमतौर पर तीनों बड़ी पार्टियां ई रिक्शा के पक्षधर हैं, लेकिन सवाल यही है कि इसके बावजूद वो नीति या फिर वो दिशा निर्देश अमल में क्यों नहीं लाए गए, जिनको लेकर कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। यही समझने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। मैं परिचय करा दूं जो हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी से संबित पात्रा हैं। संबित, स्वागत है आपका। हमारे साथ हारून यूसुफ हैं, कांग्रेस के नेता। हारून साहब, आपका भी स्वागत है। आम आदमी पार्टी से कपिल मिश्रा हमारे साथ है। कपिल, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हैं वाइस प्रेसिडेंट ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन से रविंद्र कटियार। रविंद्र, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले रविंद्र, मैं आपसे समझना चाहूँगा, पहले ई रिक्शा चलेगा नहीं चलेगा इसको लेकर संशय था। केंद्रीय मंत्री की ओर से घोषणा की गई, उसके बाद शायद तमाम बादल छट गए थे। कोर्ट ने जो आपत्तियां जाहिर की हैं वो क्यों हैं और क्या इसे लेकर कोई मानक मंत्रालय की ओर से या फिर आप लोगों के एसोसिएशन की ओर से
कोई तय करने की बात हुई थी, या फिर ये कहा जा रहा था कि अब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सीधे दौड़ेंगे? देखिए, जो आपने बात कही कि कोर्ट की आपत्ति अपनी जगह जायज़ है, क्योंकि किसी भी हाल में अराजकता फैलने नहीं दी जा सकती। नियम और कानूनों का उल्लंघन किसी भी हाल में बर्दाश्त कोर्ट ने नहीं किया, और इसीलिए उन्होंने इसके ऊपर हाल फिलहाल के लिए बैन लगाया। जो केंद्रीय सरकार पॉलिसी लेकर आ रही है वो अपनी जगह है, उनका सोचना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत सी गलतफहमियां इस रिक्शा को लेकर फैली हुई हैं, जिनको कभी किसी ने ना सुनने की कोशिश की, ना किसी ने समझने की। अभी मैंने देखा कि बैटरी पावर की बात हो रही है। बैटरी की कोई पावर नहीं होती। बैटरी वोल्टेज और करंट की बात करती है, इसका सिर्फ मोटर से लेना देना है। सबसे बड़ी चीज़ जो है, ये 20 की स्पीड से नीचे रहता है। 20 की स्पीड से नीचे चलने वाला व्हीकल कभी भी इतनी ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचा सकता। अभी कहा गया कि इनकी दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, इसमें कभी किसी ने ये तो देखने की कोशिश नहीं की कि इनसे दुर्घटनाएं हो रही हैं या इनके साथ भी हो रही हैं। इनके साथ जो दुर्घटनाएं, अगर कोई तेज़ चलने वाला व्हीकल इनको टक्कर मारता है तब भी कसूर इनका, अगर ये किसी के साथ टक्कर कर देते हैं तब भी कसूर इनका। केंद्र सरकार अपना टाइम ले रही है, क्योंकि कोई भी कानून बनाने से पहले उन्हें भी कई पहलुओं को देखना है, उन्हें भी कई चीज़ों को गौर में लाना है, तो इतना टाइम हमारे हिसाब से लगना ही था। लेकिन कोर्ट की जो आपत्ति, बड़ी आपत्ति है रविंद्र बाबू, ये है कि कहीं पर भी अगर कोई अनहोनी होती है, कोई ई रिक्शा चालक की ओर से गलती भी होती है, तो उसे कैसे पकड़ा जाएगा? कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, कोई परमिट नहीं है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे? जी, ये एक बहुत ध्यान देने वाला पहलू है, क्योंकि कुछ लोग, ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हुआ, जनरल टेंडेंसी है सिर्फ रिक्शा वाले की नहीं, सभी की, कि उस जगह से भाग जाने की। इस केस में बहुत बड़ा ड्रॉबैक कह लीजिए कि उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। तो उसी के लिए हम लोग पिछले 1.5 साल से, पहले हमने शीला जी के आगे गुजारिश की, ऑस्कर फर्नांडिस जी के आगे की, और अभी नितिन गडकरी जी के आगे भी गुजारिश की गई कि हमें जल्दी से जल्दी इस सिस्टम का हिस्सा बनाया जाए। हम लोग नियम और कानून के अगेंस्ट ना पहले दिन थे ना आज है। हम चाहते हैं कि हमें एक सिस्टम में डाला जाए। जब तक हमें सिस्टम नहीं मिला, हम लोगों से जो हो सका हमने अपना सिस्टम खुद डेवलप किया। आज भी हम लोग स्टैंड के ऊपर लाइन में खड़े होते हैं, आज भी हम नंबर से सवारी लेते हैं, आज भी अगर महिला ड्राइवर है तो उसको हम प्राथमिकता देते हैं कि वो सवारी ले जाए। तो जितना हमसे हो सका हमने किया, और हम पहले दिन से लेके अब तक। कि सरकार अगर गाइडलाइंस बनाती तो आप उसको मानने को तैयार थे? सरकार की ओर से देरी हो रही है गाइडलाइंस बनाने को लेकर। कुछ कारणों से देरी रही है, हम लोगों की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। हारून साहब, क्योंकि मामला आपकी सरकार से शुरू होता है, इसीलिए मैं समझना चाहूंगा कि जिस तरह की चिंताएं और जो व्यवहारिक चिंताएं नजर आ रही हैं, क्या इस पर कभी गौर नहीं किया गया, या गौर करने के बाद जो एक कानून का खाका खींचने की एक, मैं कहूँगी, देरी होती है, जो वक्त लगता है, ये उसी का नतीजा है कि कोर्ट ने आज जिस तरीके से कहा, कोर्ट ने कि 14 अगस्त तक बैन किया जा रहा है, दिशा निर्देश जारी किए जाएं, तो क्या अभी वक्त और लगेगा, या फिर सरकारों को तत्परता दिखानी होगी ताकि रोजी रोटी का संकट भी ना हो, और साथ ही साथ जो तमाम लोग हैं जो यात्रा करते हैं इसके जरिए, उनकी भी सहूलियत बरकरार रहे? देखिए, जब ये ई रिक्शा आया था, उसके बाद हमारी सरकार ने बाकायदगी के साथ इसके नियम तय करने के लिए एक कमेटी गठित की थी, और इससे पहले कि वो नियम तैयार होते, दिल्ली में आचार संहिता लागू हो गई। लेकिन जिस तरीके से ई रिक्शा को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी बात रख रहे हैं, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी 3 व्हीलर का इस्तेमाल करके इलेक्शन में एडवर्टाइजमेंट के लिए एक राजनीतिक मुद्दा है, इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आनंद फानन में रामलीला ग्राउंड में मीटिंग बुलाकर ये कहा 1 महीने में सारे नियम तय हो जाएंगे। मेरा कहना यह है कि आज जिस तरीके से ये 1 लाख से ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं, केंद्र सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी नीति बनाए। और दूसरा, जहाँ तक ई रिक्शा वाले हैं जो अभी साहब बोल रहे थे, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आज भी अगर आप कह रहे हैं नियम से चल रहे हैं, कई जगहों पर कोई नियम नहीं है, 12-12, 14-14 साल के बच्चे उनको चला रहे हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, जो गडकरी जी ने रामलीला ग्राउंड में वादा किया था, वो गाइडलाइंस बनाकर जल्दी से जल्दी, उन्होंने कहा था 1 महीने में करेंगे,
और 3% ब्याज पे मिलेगा। आज ऑटो ये ई रिक्शा वाले तकरीबन 5% पर मंथ के हिसाब से फाइनेंस ले रहे हैं और ये रिक्शाएं खरीद रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये नियमित हो और इनका एक तरीक़ाकार बने, क्योंकि हमने, मुझे याद है जब ब्लू लाइन बसेस हटाने की बात हुई थी, एक बड़ा संकट आया था। उसकी वजह ये हो गई थी कि ब्लू लाइन दिल्ली में बेलगाम हो गई थी और मैंने, जब मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, ये निर्णय लिया था कि हम इनको फेज आउट करेंगे। कभी कभी पॉलिटिकल विल की बड़ी आवश्यकता होती है और कानून कायदे बनाने के लिए ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। आप करें कि आपने कमेटी बनाई, आचार संहिता लग गई, इसलिए आप उस काम को मुकाम तक नहीं ले जा सके, इतने वोट हो गए। तो मैं समझता हूं कि अगर आम आदमी पार्टी जो 49 दिन में सरकार छोड़कर भाग गई थी, अगर वो चाहते तो उनको बनाने चाहिए थे नियम। मैं इसका जवाब ले लेता हूं। कपिल हमारे साथ आम आदमी पार्टी से। कपिल, पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा कि हमने बनाने की कोशिश की, एक कमेटी बनी, सरकार बदल गई, आप लोग आए, आप लोगों ने इस दिशा में क्या काम किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज लाखों लोग, परिवार जिनके बच्चे हैं, घरों में उनकी धर्मपत्नियाँ हैं, माँ बाप हैं और रिक्शा चालक खुद हैं, ये एक बहुत बड़े रोजी रोटी के संकट से गुजर रहे हैं। और एक तरह से ये जो एफिडेविट दिल्ली गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी ने दिया, और 16 जून को गडकरी साहब ने रैली की थी, गडकरी साहब ने 16 जून को ये कहा कि हम, आपको तो कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा, आपके ई रिक्शा चलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। 23 जुलाई को दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी कोर्ट में एक एफिडेविट देते हैं और एफिडेविट में ये लिखा है कि ई रिक्शा इलीगल है। अगर वो एफिडेविट दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी नहीं देते तो कोर्ट ऑर्डर नहीं देता। और क्या चीफ सेक्रेटरी ने बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी के एफिडेविट दे दिया, तो उस चीफ सेक्रेटरी पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये 14 अगस्त तक जो रोजी रोटी लाखों लोगों की छीन ली गई है। और अभी भी हारून यूसुफ साहब क्यों राजनीति में जा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन लवली साहब सुबह मांग करते हैं कि ऑर्डिनेंस आना चाहिए। संसद चल रहा है सर, ऑर्डिनेंस की क्या जरूरत है? आप कल बिल ले आइए पार्लियामेंट में, परसों शाम से रिक्शे चलने शुरू हो जाएंगे। जब सब लोग साथ हैं तो ये देरी क्यों हो रही है? 16 जून से 23 जुलाई और अभी भी ऑर्डिनेंस जैसी बात है, जबकि संसद चल रहा है। मुझे लगता है राजनीति को छोड़कर तुरंत इन परिवारों को राहत देने के लिए एक तुरंत संसद के अंदर जो परिवर्तन लाना है कानून में वो लाया जाए, और दूसरे ये जो दिल्ली पुलिस अत्याचार कर रही है इन लोगों पर, उठाए जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं, हैरेसमेंट किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस तो सीधे सीधे होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। राजनाथ सिंह दिल्ली पुलिस को तो बोल सकते हैं कम से कम कि अत्याचार मत करो। वैसे ये लोग बहुत ज्यादा परेशान है, रोजी रोटी छिन चुकी है 14 तारीख तक। तो मुझे लगता है 2 कदम राजनीति से दूर हटते हुए जवाब लेता हूँ संबित से। संबित, पहला सवाल ये कि दिल्ली की ओर से जो कोर्ट में एफिडेविट की बात आ रही है, एक दिया गया कि ये ई रिक्शा इलीगल है, ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब केंद्र सरकार के परिवहन मंत्री गडकरी साहब खुद ऐलान करते हैं एक रैली के जरिए, उसके बाद दिल्ली की ओर से, यानी कि दिल्ली जो शासन है उसकी ओर से एफिडेविट का जाना विरोधाभास पैदा करता है। देखिए, इसमें 2-3 बहुत महत्वपूर्ण विषय समझने का है। पहला विषय तो ये है, ये जो कोर्ट में केस गया है वो एक एनजीओ शहनवाज खान के कारण से हुआ है। जुबैदा बेगम भी इसमें काउंसिल बन रही हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये पूरा जो विषय है एनजीओ के कारण से आरंभ हुआ है। ये नहीं कि दिल्ली सरकार ने कोई केस कर दिया था। दिल्ली सरकार को और डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट को बुलाया गया था स्वाभाविक रूप से बताने के लिए कि क्या परिस्थिति अभी ई रिक्शा की है, वो अपने अपने विषय को रखे। तो जिस प्रकार से कहा गया कि रेगुलेशन नहीं आया है, इलीगल का अर्थ यही था कि रेगुलेशन अभी जमीन पे उतरे नहीं है। और जहां तक हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर का सवाल है, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हम ये रेगुलेशंस ला रहे हैं, इसको कानूनी शकल लेने में स्वाभाविक रूप से कुछ वक्त लगेगा, रातों रात कानूनी शकल नहीं ले सकता है। कॉरपोरेशन को और दिल्ली के पुलिस को उन्होंने ऑथराइज किया है इस पे रेगुलेट करने के लिए, और रजिस्ट्रेशन के लिए भी कॉरपोरेशन में जाकर रजिस्ट्री हो सकती है। आवश्यकता ही नहीं है कि वो केंद्र सरकार के साथ रजिस्ट्री हो। और मुझे लगता है कुछ धीरज रखने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हमारे तमाम नेता बीजेपी को जाके लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले थे 2 दिन पहले, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आश्वासित किया है कि कोई रिक्शा को अभी इंपाउंड नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार से अभी रिक्शा को जो है अलग करके नहीं रखा जाएगा। 14 अगस्त को दोबारा सुनवाई होने वाली है और तब तक हम प्रयास करेंगे कि रेगुलेशंस जो है धरातल पे उतर के आ जाए। कल भी 300 रिक्शा इंपाउंड की गई है। समित 2 चीजें हैं। पहली जो अलग अलग आरोप वो रेगुलेशन के अंतर्गत हो रही होंगी, वो रेगुलेशन के अंतर्गत हो रही होंगी, जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिटेशंस है। अगर जैसे केंद्र मंत्री ने कहा है जो रेगुलेशंस है उसके अनुसार 4 यात्री जा सकते हैं, 50 किलो से अधिक सामान नहीं जा सकता है। अगर कोई इसका उल्लंघन कर रहा होगा स्वाभाविक रूप से उसको इंपाउंड होना चाहिए। जी संबित, क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं था? जैसा कि अगर दिल्ली प्रशासन की ओर से कोर्ट में जो एफिडेविट दिया गया
कोई रास्ता नहीं निकल सकता था? केंद्र सरकार के, मैं कहूं कि एक पहल के बाद, या फिर संसद चल रहा है, जो मांग है वो भी जायज लगती है कि भाई अगर संसद चल रहा है तो अगर सरकार की मंशा है तो तुरंत एक बिल के जरिए इस समस्या का निपटारा या निदान ढूंढा जा सकता था। नहीं, देखिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि ये एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया है और इसके माध्यम से बहुत लोग, लाखों लोग दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में इससे अपना रोजगार और अपना घर चलाते हैं। सरकार इसके प्रति संवेदनशील है। सरकार इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को, जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी देती है, और खास करके मेट्रो स्टेशन जैसे इलाके में, इसके प्रति संवेदनशील है और इसको आगे बढ़ाना चाहती है। तभी तो गडकरी साहब खुद आए और लाखों लोगों को उन्होंने संबोधित किया। मगर जब भी कानून का प्रावधान देना होता है, उसको कानून का शक्ल देना होता है, अमली जामा पहनाना होता है, ये रातों रात नहीं होता है। क्या इसे मोटराइज्ड व्हीकल एक्ट के बाहर रखना है, क्या प्रावधान इसमें होने चाहिए, ये विवेचना के विषय है, विश्लेषण का विषय है। ये ऐसा नहीं है कि आज रात को कलम लेके लिखा गया और कल इसको एक कानून का रूप पहना दिया गया है। आप समझ कर रहे हैं कि रखें, जरूर तकनीकी पहलुओं को पढ़ने और उसके लिए कानून बनाने के लिए समय सीमा। गडकरी जी बगैर होमवर्क किए हुए रामलीला ग्राउंड में हजारों ई रिक्शा चालकों को बेवकूफ बनाने के लिए गए थे। मैं कुछ कहना चाहूंगा इसमें। मैं आ रहा हूँ हारून साहब, जो आपने आरोप नहीं, हारून यूसुफ साहब, जो प्राथमिक गाइडलाइंस है वो ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, जैसे कि 650 मेगावाट से अधिक मोटर नहीं होने से वो नॉन मोटराइज्ड आनंद फानंद में रामलीला ग्राउंड में रैली कर दी गई और उन गरीब रिक्शा चालकों को कोई आनंद फानंद में नहीं हुआ है, कोई आनंद फानंद में नहीं हुआ है। बहुत आपने कहा 30% का ऋण देंगे उनको, आज तक बैंक को गाइडलाइन नहीं है। तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है, बैंक को गाइडलाइन है, नेशनलाइज्ड बैंक जितनी हिंदुस्तान की है, दिल्ली में फंक्शनल है। सवाल राजनीति से थोड़ा सा अलग रखा जाए, यहाँ थोड़ा अलग रखा है। मैं रविंद्र आपको जोड़ना चाहूंगा। अलग अलग पार्टियों का पक्ष है, क्या वाकई ऐसा दिखता है कि कोई भी दल हो, जब इस तरह का मसला आता है तो पहले वो रैली या घोषणा करती है, उसके बाद कानूनी पहलुओं को तलाशती है? सर देखिए, इसमें जो वो रैली हुई थी वो बीजेपी की प्रायोजित रैली नहीं थी। वो हम लोग थे जिनका रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। वहाँ मौजूद एक एक शख्स वो इंसान था जो रोज सुबह उस रिक्शा से कमाता है, शाम को अपने घर का गुजारा चलाता है, जिनको रिक्शा के बंद होने से फ़र्क पड़ने वाला है। उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई हाथ नहीं था। मैं शीला दीक्षित जी के साथ बैठा, ऑस्कर फर्नांडिस जी के साथ बैठा, आप सरकार के साथ भी बैठा, नितिन गडकरी जी के साथ भी बैठा, और मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता कि कौन काम करने में इंटरेस्टेड था और कौन काम करने में इंटरेस्टेड नहीं था। तो क्या आप आमदी ने 49 नहीं, मैं इस बारे में किसी के ऊपर मैं ये सिर्फ समझना चाह रहा था कि जिस नियमावली की जरूरत थी, आपको कब लगा कि ये सरकार उस नियमावली को बनाने की तरफ तत्पर है या फिर उसकी मंशा है, या ये माना जाए कि सिर्फ घोषणा करके ई रिक्शा चालकों के दिल को जीतना मकसद नजर आया तीनों ही सरकारों के कार्यकाल? मुझे ऐसा नहीं लगता कि नितिन गडकरी जी ने सिर्फ वोटों के लिए ऐसा कुछ किया होगा। उनकी मंशा बहुत साफ थी। उन्होंने गरीब आदमी के दुख दर्द को बहुत अच्छे से समझा। उन्होंने समझा कि कैसे एक आदमी 48 डिग्री में और 5 डिग्री में पैडल मारकर दूसरे को खींचकर अपना घर चलाता है। आज एक नई टेक्नोलॉजी सामने आई है तो गरीब का भी उस पर उतना ही हक है जितना कि एक कार में घूमने घोषणा हुई और जो कोर्ट का आदेश आया, इसके दरमियान काफी वक्त रहा। इस दरमियान कोई ऐसी पहल आप संसद के जरिए हो सकती थी, या फिर ये माना जाए कि सरकार अगर चाहती नियमावली बना के आपके अभी भी ये बात मानते हैं कि काफी हद तक काम हो चुका है। जो हमें जितनी जानकारी है, हमारी एसोसिएशन को, हम लोगों को जितनी जानकारी है, बहुत हद तक काम हो चुका है। ठीक है, कुछ देर हुई है लेकिन अभी सब कुछ खत्म तो उसके हम नहीं मानते। देर हुई है लेकिन काम चल रहा है। आप सहमत देख रहे हैं सरकार के रुख से? जी। संबित जी ने दो बातें कही, उनके ऊपर एक बार जरूर मैं कहना चाहूँगा। एक तो उन्होंने कहा सरकार संवेदनशील है और दूसरे उन्होंने कहा रातों रात कुछ नहीं हो सकता। सर ये कैसी संवेदनशीलता है कि आपके चीफ सेक्रेटरी एफिडेविट दे देते हैं कि ये इलीगल है। ये जो लाखों लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई है, ये संवेदनशीलता को ही नहीं दिखाती है। और रातों रात की बात नहीं है। 16 जून को रैली हुई थी नितिन गडकरी साहब की और आज 2 अगस्त हो चुका है। कोई रातों रात नहीं सर, 1.5 महीना हो चुका है। 1.5 महीने में आपको यही नहीं पता कि गाइडलाइन है कि नहीं है। और आपके चीफ सेक्रेटरी एफिडेविट देते हैं तो क्या होम मिनिस्टर को नहीं पता था कि दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी क्या एफिडेविट देने वाला है? क्या इस प्रकार से दिल्ली को आप लोग देखेंगे? दिल्ली को आपने किसके भरोसे छोड़ दिया गया है? आपको ये पता होना चाहिए था कि कैसा एफिडेविट चीफ सेक्रेटरी दे रहा है और ऐसा चीफ सेक्रेटरी उस कुर्सी पे बैठा कैसे हुआ है जिसने इसे इलीगल का एफिडेविट दे दिया।
पात्रा साहब आप कह रहे हैं कि बेसिक गाइडलाइन जारी हो चुकी है। अगर बेसिक गाइडलाइन जारी हो गई है तो चीफ सेक्रेटरी ने एफिडेविट में क्यों नहीं लिख कर दिया कि बेसिक गाइडलाइन जारी हो चुकी है? कि 50 दिनों तक तो इनकी सरकार दिल्ली में थी, मगर ये सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे थे। आज इनको ई रिक्शा याद आ गया है। सर हमसे मत घबराइए, ये बताइए कि गलत एफिडेविट क्यों दिया गया कोर्ट के अंदर? अगर बेसिक गाइडलाइन जारी हो गई थी तो हम बिल्कुल घबरा ही नहीं रहे हैं, आप चिंता मत करिए। सुनिए, आपसे कोई घबरा नहीं रहा है, आप अब नॉन प्लेयर हैं, मगर इसमें दिल्ली में चुनाव करा दीजिए अगर हम नॉन प्लेयर हैं तो। नहीं मुद्दे में चुनाव करा दीजिए नॉन प्लेयर हैं तो। कपिल हम मुद्दे पे कपिल जो बात मत कीजिए, मुझे एफिडेविट का जवाब दीजिए। जो मुद्दे पे मैं उस पे आ रहा हूँ इसीलिए चाहूंगा और एफिडेविट का जवाब दीजिए, जल्दी से जल्दी फैसला किया जाए। जी मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि रास्ता है क्या असल में और कितने जल्दी इस रास्ते पर सरकार बढ़कर ई रिक्शा चालकों की मुसीबत को खत्म कर सकती है। संबित देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, अभी बहुत सही कहा जो हमारे ई रिक्शा चालकों के रिप्रेजेंटेटिव आपके यहाँ बैठे हैं, और हम व्यक्तिगत रूप से भी नितिन गडकरी साहब का ई रिक्शा के प्रति जितना आकर्षण है और उन्होंने जितना शोध किया हुआ है इस फील्ड में, बहुत ही कम नेता हिंदुस्तान में ऐसा होगा जिन्होंने ऐसा किया हुआ है। तो एक उनमें ड्राइव है इसको एड्रेस करने का। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि आप देखिए जो ई रिक्शा का विषय है वो इको फ्रेंडली भी है, ये नितिन गडकरी जी ने खुद कहा है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से व्यक्ति रिक्शा खींचता था अब वो मोटर के माध्यम से लोगों को ले जा सकता है, इसलिए एक रिवॉल्यूशन के रूप में इसको आने की आवश्यकता है। और ये जो इलीगल वाला विषय है, जब तक रेगुलेशन पेन एंड पेपर में नहीं उतर के आता है स्वाभाविक रूप से तब तक उसे लीगलाइज्ड वे में कई बार नहीं देखा जाता है। रेगुलेशंस को रेखांकित किया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, जिसमें 3% जो है लोन भी दिया जाएगा नेशनलाइज बैंक द्वारा। यह विषय भी चिट्ठी के रूप में तमाम जो दिल्ली की नेशनलाइज बैंक से उनको पहुंचा दी गई है। तो मुझे लगता है बस मुहर लगने की बाकी है, इंतजार करिए। 1.5 महीना हो गए हैं और कोई इंपाउंड नहीं होगा। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी स्पष्ट कहा है, तो इंतजार करिए। ये जो ई रिक्शा के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, ये ई रिक्शा वालों की बात कर रहे हैं या भाजपा के स्पोक्स पर्सन है? ई रिक्शा वालों की नहीं, क्योंकि हम मैं ये कहता हूं अगर सिर्फ मोहर लगनी बाकी है तो मोहर लगवा दीजिए। भाजपा अच्छा कर रही है तो भाजपा की बात करेंगे। आप दोनों एक करके पक्ष रखे हारून साहब कि वो भाजपा की तरफ से बोल रहे हैं या मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से बोल रहे हैं या ई रिक्शा वालों की असली जो दुख है तकलीफ है उसको व्यक्त कर रहे हैं। हारून साहब कहना चाहता हूं हारून साहब जितना रिक्शा के दुख तकलीफ हम लोग समझते हैं उतना शायद यहाँ कोई भी नहीं समझता। पत्रा जी बैठे हैं, वो बताएं कि कब तक ये रेगुलेशन हो जाएंगे ताकि 14 अगस्त की जो डेडलाइन दी गई है क्या जब तक सरकार तैयार कर लेगी और इन 1 लाख से ज्यादा ई रिक्शा चालकों को राहत मिलेगी। नहीं, संबित भाई ने तो ये कहा है कि सिर्फ मोहर लगनी बाकी है। मैं कह रहा हूँ मोहर आज रात को लगवा दीजिए, बाकी क्यों है? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? 14 अगस्त तक लोग भूखे मर जाएंगे, उसके बाद मोहर लगेगी क्या? सिर्फ मोहर लगनी बाकी है। ये सुनिए, ये आम आदमी की पार्टी की तरह काम नहीं होता है। यहाँ पे सब कुछ लीगल रातों रात चीफ मिनिस्टर बन जाना, अगले दिन सुबह प्राइम मिनिस्टर बन जाना, ये सब देश में आप कानून के अंतर्गत काम करिए। 1.5 महीने हो चुके हैं, आप मोहर कब लगवाएंगे ये बताइए जनता को। एक करके कब? संबित, मैं 2 बातें समझना चाह रहा हूं सिर्फ आपसे, क्योंकि आपको जाना भी है। क्या जो कि ई रिक्शा के प्रतिनिधि हैं वो कह रहे हैं कि हमारी बातचीत चल रही है, फाइनल लेवल पर है। मैं 2 बातें समझना चाह रहा हूं, क्या 14 तारीख तक इस समस्या का हल निकाल लिया जाएगा? और दूसरा ये कि किसी भी सिस्टम में उसकी गाइडलाइंस को तैयार करने से पहले ही किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, किसी भी इक्विपमेंट को मार्केट में या बाजार में या फिर सड़कों पर उतार देना, उससे बेहतर ये नहीं हो कि आप पहले उसकी एक नियमावली तैयार हो ताकि अदालत में कोई भी उसे किसी भी भावना से मैं कहूं चैलेंज ना कर सके। देखिए, इसमें आपने बहुत वाजिब प्रश्न पूछा है, मगर इसका उत्तर यही है कि आप देखिए जिस प्रकार से दिल्ली में एक पैनिक का सिचुएशन हो गया था जब सरकार बदली, और जिस प्रकार से एक माहौल रहा कि कौन सरकार में है, ई रिक्शा के साथ क्या होगा, एक संपूर्ण रूप से पैनिक का सिचुएशन रहा और लाखों की तादाद में जो लोग इस प्रोफेशन से जुड़े हुए थे अफरा तफरी मची। तो उनको एड्रेस करना, उनको आश्वासित करना, उनको कहना कि हम खड़े हैं और हम ऑन पेन एंड पेपर, ऑन स्पिरिट्स, हम इस पूरे टेक्नोलॉजी के साथ हैं, हम चाहते हैं कि ई रिक्शा चले और हम गाइडलाइंस बना रहे हैं। यही हमने किया है ताकि अफरा तफरी ना मचे, लोग हाय तौबा मचा के डिसहार्टन वो आश्वासन पूरा करते हैं। सर ये क्वेश्चन तो हमारा भी आपसे है कि कब तक आप लोग नियम और मैं आश्वासित करता हूं 14 अगस्त से पहले सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर 14 अगस्त तक कितने लोग भूखे सोएंगे बताइए?
आप करेंगे 14 अगस्त से पहले हो जाएगा, लेकिन ई रिक्शा वाले चाह रहे हैं कि उससे पहले आप कुछ करें ताकि जो बार बार प्रताड़ना है वो खत्म हो सके। एक आखिरी रिएक्शन चाहूंगा रविंद्र आपसे, क्योंकि पूरा सिस्टम आपने देखा है, अलग सरकारों की बात हो रही है, लेकिन जिस तरीके से एक आशंका ये भी है कि बड़े पैमाने पर उस घोषणा के बाद बड़े पैमाने पर ई रिक्शा खरीदे गए, सड़कों पर आए, और कहा यह जा रहा है कि जब परमिट या फिर कुछ इस तरह का सिस्टम डेवलप होगा उसके बाद इसकी भी एक ब्लैक मार्केटिंग कुछ हो सकती है इस तरह की। क्या इन आशंकाओं को आप खारिज कर सकते हैं? और जो हारून साहब भी कह रहे थे कि कई जगह देखा गया है कि जो अभी मोटे तौर पर गाइडलाइंस कही गई थी, उन गाइडलाइंस से इतर उससे अलग ई रिक्शा चालक कहीं कहीं कानूनों को तोड़ भी रही है, मानना होगा आपको। सर ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें दोष ना हो, सब में है, लेकिन आप बुद्धि के तराजू पे तोल के देखिए किसी के गुण ज़्यादा हैं कि अवगुण ज़्यादा हैं। ब्लैक मार्केटिंग वाली बात मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर लोग वो हैं जो अपना पैसा इंतज़ाम करते हैं और उसको खरीदते हैं। ठीक है, चाहे उन्होंने जेवर बेच के खरीदा हो, चाहे उन्होंने किसी से पर्सनल लोन के रूप में लिया हो, लेकिन इसके अंदर ठेकेदारी जैसा या ब्लैक मार्केटिंग जैसा वैसा नहीं है। अरुण साहब, तो जो जिस सिस्टम को आपने शुरुआत की और बीजेपी दावा कर रही है कि 14 चाहूंगा जी कि दिल्ली में जिस तरीके से तेजी से ये आ रहे हैं, सरकार नीति बनाते समय उन बड़े सरमाएदारों को और फाइनेंसर्स के ऊपर नजर रखे जो सिर्फ इन चालकों को एक्सप्लॉइट करेंगे अपना कारोबार करने के लिए, उसका भी एक प्रावधान होना चाहिए कि अगर ये पाया गया कि किसी फाइनेंसर की कंपनी से वो ऑटो चल रहा है और जो ऑटो चालक है वो मालिक नहीं है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी आप कह रहे हैं कि जो ई रिक्शा हो वो चालक जो है वही मालिक होना चाहिए, ना कि कोई तीसरा शख्स, यानी एक बड़ा रैकेट ना बने, एक मोनोपोली ना हो किसी की। बिल्कुल। क्या आप भी इसी पक्ष में हैं? हाँ, मेरे को लगता है कि माफिया पर तो जरूर लगाम लगानी होगी, और मुझे ये डर लग रहा है कि भाजपा ये जो देरी कर रही है ये कहीं ना कहीं माफिया की शय पे ही ना हो कि पहले माफिया तैयार हो जाए, अपने फाइनेंसर तैयार हो जाए, उसके बाद पॉलिसी लाई जाए, वरना 1.5 महीने की देरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। गरीब रिक्शे वाला आज भूखा सोएगा रात को, और वो कह रहे हैं 14 अगस्त तक हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। मुझे लगता है शायद ये भूल चुके हैं कि आम आदमी क्या होता है, वो कैसे रोजी रोटी कमाता है और कितना मुश्किल है ई रिक्शा चलाकर दिल्ली में रोजी रोटी कमाना। आप कह रहे हैं कि इस पर जल्दी से कार्रवाई गाइडलाइंस बननी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये थी हमारी आज की पहली खबर।